जय हिंद सभी को। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि अब आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके मिक्स रहने वाले हैं। नई क्लास है, नया जोश है, नया उमंग है, तो प्रश्न भी आपके जो है नए तरीके से अपन यहाँ पर लेकर आए हैं। पहला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? देखो ये क्लास आपकी रिकॉर्डिंग होने वाली है तो मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा, तो मेरी आपसे जो है एक ही सजेशन है कि आप लोग बिना किसी आपसी बातचीत के केवल पढ़ाई पे ध्यान दोगे और मैं ये देखूंगा जिस समय ये क्लास लाइव होगी उस दौरान में कि क्या आप सच में पढ़ रहे हैं या नहीं। पहला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो यहाँ साहब में बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे आपके? ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसी में ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पहले, अब इसी में क्रम में अपन अगर ये याद रखें तो क्रम याद रखना कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई भारत के जो हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का या फिर भारत का क्यों, अपन बंगाल से शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या किया गया था? बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर, इसको चेंज करके क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है ये पहला कौन बना, फर्स्ट कौन बना? तो यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग का। किसका नाम आ जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। वहीं अगर अपन पूछे जाए कि अंतिम कौन था, तो अंतिम नाम किसका आ जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। किसका नाम आ जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हो जाएगा? अंतिम। अब यही ध्यान देना, इसके बाद में क्या किया गया कि यही बंगाल का गवर्नर जनरल जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जीजी, इसको चेंज करके क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का जीजी। और भारत का जो पहला जीजी बना, फर्स्ट कौन बना? तो फर्स्ट बना आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो अंतिम है वही प्रथम है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और वहीं अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम कौन है, लास्ट, तो लास्ट में नाम किसका आ जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये घटना कब हुई? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया तो 1833 में। फिर इसके बाद में क्या किया गया? 1858 में जो ये भारत का जीजी है, भारत का जीजी, इसी भारत के जीजी को क्या बना दिया गया? भारत का वॉइस रॉय, भारत का वॉइस रॉय। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट और लास्ट कौन है, तो लास्ट है वही फर्स्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम हो जाएगा यहाँ पर माउंटबेटन। लेकिन ये कह रहा है स्वतंत्र भारत के, यानी जब भारत आजाद हो गया उस समय कौन बना? तो स्वतंत्र भारत का बना था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो मेरे ख्याल से ये पहली स्लाइड आप लोगों की अच्छे से क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? महान बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? यानी ये पूछ रहा है ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, महान बैरियर रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समानांतर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की इस तरह से समानांतर फैली हुई है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसे सी गार्डन के नाम से जानते हैं, सी गार्डन, सी गार्डन, या इसे ही अपन क्या कहते हैं? समुद्र का बगीचा। क्या कहते हैं? समुद्र का बगीचा। अगर आपसे पूछ ले समुद्र का बगीचा किसे कहते हैं, तो समुद्र का बगीचा किसे कहेंगे अपन? ग्रेट बैरियर रीफ को, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समानांतर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस तरफ है इंडियन ओशियन। कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन। तो इस तरफ कौन सा हो जाएगा? इस तरफ है पैसिफिक ओशियन। कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। तो ये किस में हो जाएगा? पूरा पैसिफिक ओशियन में। अच्छा, सबसे बड़े में आ जाएगा पैसिफिक ओशियन। दूसरे नंबर पर कौन सा है? अटलांटिक, दूसरे पर अटलांटिक, तीसरे पर इंडियन, और चौथे पर अंटार्कटिक। फोर्थ नंबर पे कौन सा हो जाएगा? तो फोर्थ नंबर पे है अंटार्कटिक। और फिफ्थ नंबर पे कौन सा हो जाएगा? तो फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा आर्कटिक। ये जो है हम आकार के आधार पर महासागरों का क्रम देख रहे हैं, ठीक है। और ध्यान देना, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पैरेलल है, इसे सी गार्डन या समुद्र का बगीचा कहते हैं, और ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है जो ओशियन में सबसे बड़ा आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो यही ध्यान देना कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आपके कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो यह है समानता, अनुच्छेद 14 के अंदर। अनुच्छेद 14 के अंदर क्या दी है? समानता। और समानता का अधिकार है, यदि आपसे पूछे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो ये कहां से कहां तक है? तो समानता का अधिकार हो जाएगा आपकी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में क्या है? राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन। यानी मैं बात करूं यदि, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके? तो यही ध्यान देना, आर्टिकल 19 जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है, अगर आपसे कोई पूछ ले स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, 19 से 22। और ये क्या है? अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 है आपके जीवन जीने का अधिकार। कौन सा है? जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। और ये जो जीवन जीने का अधिकार है ये कहां पर मेंशन है आपके? तो ये मेंशन है आपके अनुच्छेद 21 में। इसी में ध्यान देना एक बड़ी चीज, बढ़िया शानदार है अनुच्छेद 21 का। इसमें क्या है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। और 21 का कब जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2001 में। आई बात समझ में? यहाँ तक कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य मौलिक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 21 का हो जाएगा। और वही क्या है? अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा। और ये आत्मा कहा किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इन्होंने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की क्या कहा है? आत्मा। और ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है? तो अगर मान लो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 32 है, लेकिन हाई कोर्ट जाना हो मौलिक अधिकारों के हनन पर तो अनुच्छेद है 226। ये माइंड में रखना। अगला प्रश्न देखो, 1992 में अमेरिका की खोज किसने करी? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा, फ्रिडलैंड मैगलन और मार्को पोलो। तो आप सीधे तौर पे कहोगे कि सर अमेरिका की खोज तो एक ही आदमी करेगा, कोलंबस। कौन करेगा? कोलंबस। ये इसने क्या किया? वास्को डिगामा ने। तो वास्को डिगामा ने 1498 में इंडियन रूट या भारतीय मार्गों की खोज करी। भारतीय मार्गों की खोज, भारतीय मार्गों की खोज जो है ये 1498 में किसके द्वारा करी गई? तो ये करी गई वास्को ड गामा के द्वारा। किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा भारतीय मार्गों की खोज की गई। और ये वास्को डी गामा आया कहाँ था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पर? केरल के कालीकट बंदरगाह पर, केरल के कालीकट पोर्ट, या फिर मैं बात करूं कालीकट बंदरगाह पर। केरल के कालीकट बंदरगाह पर यह व्यक्ति आया था। और बात करें तो जमोरिन जो था उसने इसका क्या किया था? स्वागत किया था। और ये कैसा यात्री था? पुर्तगाली यात्री था। भारत में सबसे पहले आए कौन? पुर्तगाली। भारत से सबसे अंत में गए कौन? पुर्तगाली। आने वाले भी पुर्तगाली, जाने वाले भी पुर्तगाली। इससे पहले आप सभी के लिए उत्कर्ष की ट्रिपल दिवाली धमाका ऑफर में एक चीज ध्यान से समझिएगा कि इस बार उत्कर्ष के द्वारा जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि भाई, ये दिखाया जा रहा है कि भाई आपके लिए जो है ये कोर्स कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसको ध्यान से समझो और सुनो कि भाई आप लोग जो है, मान लो इसमें आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा, साथ साथ में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी।
आप पहले उसको अच्छे से खुद के स्तर पे समझो, उसके बाद में आप लाइव क्लास में समझो, तो आपको जो खुद को समझ में नहीं आया वो लाइव क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब कि आपने पहले खुद से थोड़ा पढ़ा, उसके बाद लाइव क्लास में और अच्छे से पढ़ा, और उसके बाद में सीधे सीधे तौर पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कितना शानदार तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, इसका आप मुकाबला तक नहीं कर सकते। इस चीज का ये फायदा है, लाइव क्लास के साथ में रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। और बात करें यदि, तो इसकी एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है कितने आपकी, 3 महीनों की। समझने की इसमें जो है आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि भाई आपने पहले लाइव क्लास, सीधे एक तो आप लाइव क्लास लेते हो, फिर समझते हो, फिर डाउट आता है, फिर पूछते हो, तब तक वो क्लास एंड हो चुकी होती है। टीचर जो कल पढ़ाने वाला है उसको एक दिन पहले ही अच्छे से पढ़ने के बाद में फिर तुम उसके बाद में टीचर से पढ़ो, तो यहां दोहरा समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो कहोगे सर बिल्कुल आएगा। तो इस बार जो है दिवाली पर खुद को या अपने मित्रों को क्या अच्छा एक तोहफा दे सकते हो, तो ये तोहफा होगा शिक्षा का। शिक्षा से बड़ा कोई तोहफा नहीं। बात करें उत्कर्ष ऐप में डिफेंस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी, साथ में रिकॉर्डेड कोर्स जो है फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स। रिकॉर्डेड तो है ही है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? विच रिवर कंसिडर एज दी सॉरो ऑफ बिहार? कोसी, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो आप कहोगे सर बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोसी को बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। अब ये जो नदियां जो शोक कहलाती है, तो ऐसी 3-4 नदियां हैं जो हमें विश्व में याद रखनी है, भारत में भी याद रखनी है। भारत में एक तो हो जाएगी दामोदर, भारत में एक कौन सी हो जाएगी? दामोदर नदी, जिसे कहाँ का शोक कहते हैं? तो इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। कहाँ का शोक कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक यानी सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें यदि, तो एक नदी आती है महानदी। एक नदी कौन सी आती है? महानदी। और महानदी को क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक। कहाँ का शोक कहते हैं? उड़ीसा का शोक। अगर मैं यूं कहूं, वैसे कहते तो नहीं है, लेकिन असम में अगर बाढ़ आई तो असम में बाढ़ आने का रीजन कौन सी नदी होगी? ब्रह्मपुत्र। असम में यदि बाढ़ आई तो असम में बाढ़ आने का रीजन कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। अगर मैं यूं कहूं कि चीन का शोक किसे कहते हैं? चीन का शोक। तो चीन का शोक आप किसे कहोगे? चीन का शोक आप कहोगे हवांग हो नदी को। किसे कहोगे? हवांग हो नदी को। हवांग हो नदी जो है इसे हम क्या कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं। तो यहां पर कौन सी हो जाएगी? कोसी। बाकी गंगा के बारे में जानते हो, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ब्रह्मपुत्र के बारे में कि भाई ये जो है आपकी 2900 किलोमीटर की है टोटल, लेकिन बात करें तो भारत में कितनी है? तो भारत में ये 916 है। और यंगयप नामक दर्रे से ये भारत में क्या करती है? आपके प्रवेश करती है। यंगयप नामक दर्रे से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में फैक्ट हो गया। बाकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, कोई ऐसी नदी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी हो। एक एक डिटेल पे हमने यहाँ पर बात करी है। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है ये कितनी है? तो ध्यान देना, लोकसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी? 552। लेकिन वर्तमान अगर आपसे पूछ ले कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान कितनी है आपके? 545। लेकिन इसमें भी आपको क्या ध्यान में रखना है, जो 2 एंग्लो इंडियन की सीटें हैं वो हटा दी गई है। तो जब 2 एंग्लो इंडियन की सीटें हटा दोगे तो मैक्सिमम 543 और इधर रह जाएगी 550। आगे बात समझ में यहाँ तक कि यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से अपने को ये टिक करना पड़ा, अदरवाइज आपको वो डेटा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा की। तो पहली चीज है, इसे क्या कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। निम्न सदन, युवाओं का सदन, युवाओं का सदन, युवाओं का सदन। आई बात समझ में यहां तक की। और इसे क्या कहते हैं? द्वितीय सदन। द्वितीय सदन, इसे कहते हैं अस्थाई सदन, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। अस्थाई सदन। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष। और लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता, और नेताजी क्या कहलाते हैं? प्रधानमंत्री। जिसके पास बहुमत हो और उसका जो नेता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कहलाते हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक कि ये लोकसभा हो गई आपकी।
अगला प्रश्न देखिएगा, उससे पहले आप सभी के लिए उत्कर्ष का जो आपके स्काई फाइटर का जो एक बैच है उसके बारे में यहां पर आपके लिए जानकारी है। उत्कर्ष का न्यू ऑफलाइन बैच जो है आपके, ये 25 नवंबर 2024 से जो है आपका शुरू हो रहा है, जिसमें एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स वाई कॉम्बो की यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन चल रही है। बात करें इसका स्थान कौन सा होगा, मंगल टावर, रातानाडा, जोधपुर, और ये इसके हेल्पलाइन नंबर हैं जहां पर आप कॉल करके जो है कोर्स के रिगार्डिंग और भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में कब आयोजित होंगे? 33वें कब आयोजित होंगे? तो सीधी सी बात है, ये 33वें पूछ रहा है, और 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हैं वो अभी आयोजित हुए हैं 2024 में। 2024 में आयोजित हुए कि नहीं हुए? इससे पहले 32वें ओलंपिक गेम थे। अच्छा, ये जो ओलंपिक गेम है, इस ओलंपिक गेम में अगर मैं बात करूं तो इंडिया की ओर से कितने जनों ने भाग लिया? तो इंडिया की ओर से इसमें जो है टोटल 117 मेंबर ने भाग लिया, जिसमें से मेल फीमेल कितने हैं? तो मेल हो जाएंगे आपकी, और फीमेल 70, बाकी बचे मेल, कितने हो गए मेल? 47। ठीक है, सॉरी उल्टा बता दिया, 70 तो मेल है और 47 फीमेल है। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसके बाद में बात करें यदि, तो टोटल गेम्स कितने थे इसमें? टोटल गेम्स थे 32। इंडिया ने कितने गेम्स में पार्ट लिया? तो इंडिया ने पार्ट लिया आपके मात्र कितने गेम में? 16। क्या हासिल इस बार का रिकॉर्ड क्या रहा? हमने क्या जीता है? क्या इंडिया ने कोई गोल्ड जीता है? नहीं। क्या इंडिया ने कोई सिल्वर जीता है? 1। क्या इंडिया ने कोई ब्रॉन्ज जीता है? बिल्कुल, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं हमने। कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? 5। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिए। सिंधु सभ्यता किस विशेषता के लिए जानी जाती है? सिंधु सभ्यता जो है ये किस विशेषता के लिए जानी जाती थी? एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन, लोहे के प्रयोग के लिए। वेल प्लान्ड सिटीज एंड ड्रेनेज सिस्टम, यानी नगर नियोजन के लिए। ये क्या है? नगर नियोजन, नगर नियोजन, नगर नियोजन के लिए। या लार्ज स्टोन टेम्पल्स, यानी बड़े बड़े पत्थरों के बने मंदिरों के लिए। या फिर लिटरेचर यानी साहित्य के लिए जानी गई। तो हम कहेंगे कि सर ये जो है नगर नियोजन के लिए जानी गई, क्योंकि सिंधु सभ्यता में मंदिर और तलवार के साक्ष्य तो मिले ही नहीं। मंदिर मिला नहीं, तलवार मिली नहीं, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, तलवार के साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए हम इस सभ्यता को किस तरह जो है देखते हैं, तो भाई ये नगर नियोजन के लिए जानी गई। क्या इन्हें आयरन का पता था? तो इन्हें लोहे के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। इनको लोहे के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न देखिए। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? कृष्णदेवराय, हरिहर एंड बुक्का, राजेंद्र चोला या शिवाजी महाराज? तो यहाँ ध्यान देना, विजयनगर एम्पायर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो विजयनगर एम्पायर के संस्थापक हो जाएंगे हरिहर और बुक्का। इन्होंने 1336 में, कब? 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस साम्राज्य की स्थापना करी? तो इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कब? 1336 में। किसने? हरिहर और बुक्का ने। क्लियर यहाँ तक? राजा कृष्णदेवराय इन्हीं से जुड़े हुए हैं, विजयनगर एम्पायर से। 1930 में नमक मार्च, दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, इसका नेतृत्व किसने किया? पहले थोड़ा सा दांडी मार्च जो है इसके बारे में देख लो। ये जो दांडी मार्च है कब से कब तक है? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ये चला था दांडी मार्च। बात करें यदि इसी में, तो गांधी जी के साथ में कितने अनुयायी थे? गांधी जी प्लस 78 फॉलोअर्स, यानी 78 अनुयायियों के साथ में ये शुरू हुआ। और महात्मा गांधी ने कहाँ की यात्रा करी? तो महात्मा गांधी साबरमती से दांडी की यात्रा करते हैं। साबरमती से कहाँ की यात्रा करते हैं? तो साबरमती से दांडी की यात्रा करते हैं। और इसके बाद में यदि अपन बात करें तो इसमें होता क्या है, आपके 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं और यहीं से सविनय
अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा कब की जाती है, तो 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी मार्च खत्म होता है तो यहाँ महात्मा गांधी जी का क्या आ जाएगा, नाम। और इसी में ध्यान देना, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम रविंद्रनाथ टैगोर, RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर था, जिन्होंने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी, तो इन्होंने उपाधि दी महात्मा की। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखो। उससे पहले आप सभी के लिए उत्कर्ष ने आर्मी का जो कोर्स है, जो कोई भी एयरफोर्स की जो प्रिपरेशन कर रहा है, एयरफोर्स की प्रिपरेशन के बाद में जो है, अब उसके बाद क्या करोगे, एयरफोर्स में सिलेक्शन ले लोगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जिनका जो है सपना अलग अलग फील्ड में जाने का भी है, तो उनके लिए उत्कर्ष के द्वारा क्या प्रयास किया गया है। उत्कर्ष का एक योद्धा बैच है जिसमें इंडियन आर्मी में मैं बात करूं, GD, क्लर्क, टेक्निकल और NA, आई बात समझ में यहाँ तक कि इन सब के जो नए ऑफलाइन बैच है आपके, ये 25 नवंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं। ऑफलाइन सेंटर कहाँ है उत्कर्ष का, तो मंगल टावर, रातनाडा, जोधपुर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी, तो ध्यान देना भरतनाट्यम जुड़ा हुआ है कौन से राज्य से, तो भरतनाट्यम जुड़ा हुआ है आपके तमिलनाडु से। कर्नाटक से कौन सा जुड़ा हुआ है, केरला से। तो केरला से देखो, कर्नाटक से तो बाद में आते हैं, केरला से देखो 2 शास्त्रीय नृत्य है केरल से, कौन कौन से, एक तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, और एक है आपका कौन सा, तो केरल से जुड़ा हुआ है कथकली, कथकली। एक तो मोहिनी अट्टम और एक कौन सा है, कथकली, जो केरल में स्थित है आपके। इसके बाद में बात करें यदि, तो आंध्र प्रदेश में है कौन सा, कुचिपुड़ी। भाई पूड़ी चाहे कच्ची हो चाहे पक्की हो, है जैसी आने दो, तो कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आपके आंध्र प्रदेश का। चलिए तो आज के सवालों को अपन यहीं समाप्त करते हैं और इससे आगे के सवालों क्लास में। जय हिंद सभी को।